पेपर कैसे सॉल्व किया था, रिकॉर्डिंग ना। चलो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब ये पता नहीं क्या आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा रहा था, तो साइज नहीं बढ़ सकता, पता नहीं, छोड़ो यार, साइज भी क्या। Which of the following is a non-stoichiometric defect? फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो जितने मेटल होते हैं उतने नॉन मेटल भी होते हैं, बस स्लिप होके वॉइड में जाता है। इसमें जितने कैटाइन मिसिंग होते हैं उतने एनाइन मिसिंग होते हैं। इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है इसमें कैटाइन का नंबर कम होगा एनाइन से। ओके। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ कम नहीं होता। इसमें तो मेटल में अपन क्या कहते हैं कि भाई ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी ट्रैप हो सकता है उसमें। सो इट इज नॉट इंटरेस्ट, मतलब मेटल कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, वो तो कुछ और फॉरेन इंप्योरिटीज उसमें ट्रैप होते हैं, इसलिए अपन उसे टेक्निक करेंगे। और ये दोनों तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लॉ which is stated as for any solution the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction। कल ही बताया था आपने, ये राउल्स लॉ होता है ना। partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction। ये राउल्स लॉ होता है। हेनरीज लॉ तो क्या था, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए होता है। डाल्टन्स लॉ अपन को पता है और गैस लॉ अपन को पता है। पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स इज ड्यू टू, तो अपन कहेंगे देखो सर आपने एफ सेंटर्स बताया, एफ सेंटर्स में आपने बताया था कि भाई जैसे होता ना कि आपने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे क्लास में बताया था कि आप पी, वाई और वी के नाम से याद रखना। ये इनके फ्लेम टेस्ट भी कलर भी यही होते हैं, पिंक, येलो, वायलेट, ये फिर रुबिडियम, सीजियम। सीजियम इज ब्लू और ये लाइट रेड होता है रुबिडियम। तो ये कलर तो आपने पहले ही बता रखे हैं और ये एफ सेंटर्स की वजह से आते हैं। एफ सेंटर्स क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं एफ सेंटर्स ऐसा एक होल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एनाइन मिसिंग होगा उसमें से। एफ सेंटर्स में एनाइन मिसिंग होगा, उसकी जगह सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में अपन को शो करेगा ट्रांजिशन। तो अपन कहेंगे इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना एनाइन मिसिंग होगा, उसकी जगह ये है। तो एनाइन मिसिंग का मतलब है कैटाइन्स आर ग्रेटर देन एनाइन, सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अपन देख लेते हैं इसमें किसका आता है। तो मैं थोड़ा सा और मुझे नीचे लेकर आना पड़ेगा इसको, फिफ्थ वाला, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अगर मैं चेक करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइ, डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट है तो पोलैरिटी चेक करूंगा, जिसमें पोलैरिटी ज्यादा, क्योंकि पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। एज मॉलिक्यूलर मास इज सेम, मॉलिक्यूलर वेट अगर सबका सेम है तो फिर मैं पोलैरिटी चेक करूंगा। तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ता है। हाँ बोलो सर, उसमें सी दिया आंसर। सी दिया हुआ है अपने पास, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, सी वाले में ये होगा। अब इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है। अच्छा, ऑर्थो पोजीशन बना के देखना चाहिए था अपन को। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, मुझे बना के देखना चाहिए था, क्योंकि ऑर्थो में भाई नो डाउट, अरे यार उसका गलत नहीं है वो आंसर, सही है उसका, मेरा गलत है, गलती कर चलो ध्यान रखूंगा स्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। डाइपोल मोमेंट नहीं, अपन को बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट से चेक करना था, बॉइलिंग पॉइंट अपन डाइपोल मोमेंट से चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट नहीं।
इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अपन को वही करना चाहिए था, मतलब मुझे वही करना चाहिए था। आंसर सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट मतलब स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, 6th वाला चुका। 6th वाले में गिवन है, सो ये वाला मेरा गलत हो गया था, एक क्वेश्चन तो गलत हो ही गया ना। चलो ठीक है, अब अपन 6th वाला करते हैं। Which one of the following reaction is explained by the open chain structure of glucose? तो अपन कहेंगे explained by the open chain structure of glucose। open chain का मतलब इसकी बात कर रहा है, open chain का मतलब open से इसकी बात कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेंटाग्लूकोस विद एसिटिक एनाइड्राइड, ये तो अपन को क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, क्योंकि पेंटा तो इसी से बन सकता है, इसी में 5 OH है, 4 5, तो ये तो क्लोज स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद दिस, अपन कहेंगे भाई ये तो रिएक्शन ही नहीं देता ग्लूकोज, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड डज डू नॉट गिव दिस रिएक्शन है, ये अपन ने क्लास में बताया, ठीक है ना। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टोलेंस रिएजेंट, नहीं सिल्वर मिरर फॉर्मेशन तो ये भी करेगा, क्योंकि एक इसमें हेमी स्टिल तो ये भी करेगा, सो दोनों ही। वो कह रहा है ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जिसमें अपन क्या करें, which one of the following reaction is not explained by open chain structure, इससे वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो अपन कहेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए तो मुझे इसमें OH डिसाइड करना होगा, इसका OH अगर इसकी तरफ है तो अल्फा और दूसरी तरफ है तो बीटा, इसलिए अपना आंसर डी हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ डाइमिथाइल ईथर, देख डाइमिथाइल ईथर अपन ने ऐसे लिखा था, कल ही बताया मैंने डाइमिथाइल ईथर, दिस इज दिस। तो अपन ने कहा था अपन क्या करेंगे, CH3ONA ले लेंगे और इसको आप CH3CH2 से रिएक्ट करवाओगे, तो ये Na इस पर अटैक करेगा और Br जो होगा वो लीव करेगा, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकंड वाला तो अपन SN2 रिएक्शन बोलते हैं, तो भाई ये तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, तो 7th वाला अपने लिए SN2 रिएक्शन, SN1 तो हो नहीं सकता था, वो तो कल ही बताया मैंने डाइथाइल ईथर बनाने के लिए। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, भाई क्लोरीन वाटर में अगर अपन चेक करेंगे तो Cl2 जो है वाटर वो क्या बनाता है, HCl बनाता है और HOCl बनाता है। तो चलो देखते हैं क्या, HCl गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन वाटर loses its yellow color on starting, a mixture of this and this is produced in the sunlight, in presence of sunlight, ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं इसको HOCl, क्योंकि अपन ये मिक्सचर तो बनेगा ही बनेगा और ये सनलाइट में बन जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अपन ने पढ़ी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि ब्रोमीन 127 पे। HOCl एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, राइट, ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ClO3, नहीं ये तो बन ही नहीं सकता ड्यू टू फॉर्मेशन, आंसर ये क्या आ रहा है इसमें, तो हो सकता है आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ये रिएक्शन अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है और सनलाइट लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन इज रिएक्टिव एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन को पता चलेगा। अब बात करेंगे अपन ये, अब इसमें बात करेंगे तो विल से द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द इनिशिएशन स्टेप इज ऑब्वियसली बात है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, लिखते हैं भाई 9th का प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अपन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, सो विल राइट दैट प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, पहले कहां गए, फर्स्ट स्टेप में अपन कहते हैं कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, तो क्योंकि अल्कोहल में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना डिहाइड्रेशन में, तो अपन ऐसे ही लिखते हैं H+ साइन अटैक करेगा तो ये बनेगा, अब कार्बोकेटाइन बनेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लेकिन उसने का इनिशिएशन स्टेप बताओ, तो प्रोटॉन अटैक करता है, दैट इज द इनिशिएशन स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन तो नेक्स्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, वो इनिशिएशन स्टेप नहीं होता, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो इनिशिएशन स्टेप हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पहले वाला होगा, वो अपन को अच्छे से पता है, राइट। सो ये तो स्टेप 2 होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देन इट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, सो अपना आंसर हो जाएगा प्रोटोनेशन। अमorphous सॉलिड्स आर, अब
अमरफस सॉलिड मतलब आइसोट्रोपिक, भाई ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि अमरफस वाले जितने भी होते हैं वो सब आइसोट्रोपिक होते हैं, सो अपन को कोई डाउट नहीं। एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन होगा, ये क्या लिखा आइसोट्रोपिक, आइसोमेरिक, हाँ ठीक है, तो अपना तो आंसर ये है। Which of the following reaction is used to prepare salicyl aldehyde? हाँ तो ठीक है ना, फॉल बेस रिएक्शन तो सैलिसिलिक एसिड होता है, इटार्ट रिएक्शन तो बेंजाल्डेहाइड बनाता है, प्राइमर रिएक्शन तो कल ही बताया था मैंने, स्टीफन रिडक्शन तो अब रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, रिडक्शन नहीं हो जाएगा, ये तो SnHCl वाला रिडक्शन है, तो ये तो गलत है, तो अपना आंसर सी होगा। Which of the following is an example of solid solution? मतलब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो सॉलिड को सॉलिड सॉल्व की बात कर रहा है भाई। सॉलिड सॉल्व क्या होता है बताओ, तो अपन कहेंगे देखिए सी वाटर, तो इसमें तो कैटाइंस एनाइन वाटर में फंसा, तो सॉलिड लिक्विड मतलब सॉल्व। शुगर सॉल्यूशन, ये तो शुगर सॉल्यूशन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो हेट्रोजीनियस ही नहीं है। स्मोक, इट इज एरोसॉल। अपन को 22 कैरेट गोल्ड, हाँ तो 22 कैरेट का मतलब है कि आपने इसमें से 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है ना, वो प्योर होता है, तो आपने इसमें 2 कैरेट कुछ और मेटल मिलाया, या तो कॉपर या सिल्वर, कोई दूसरा मेटल मिलाया आपने, मतलब इट इज अ एलॉय। सो ये जो पूछ रहा था ना, ये एलॉयज के बारे में पूछ रहा था कि बताओ कौन सा एलॉय है, क्योंकि एलॉयज जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्व है, दो एलॉय का मिक्स करके, है ना। तो अपन को सी वाटर तो उसमें आयंस होंगे इन वाटर, है ना, इसमें शुगर सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन है, और ये तो स्मोक एरोसॉल होगा, ठीक है ना। The boiling point of alcohols are higher than those of hydrocarbon of comparable masses due to the hydrogen bonding. भाई अल्कोहल में मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये तो अपन को पता ही है। अब कंपैरेटिवली कह रहा है वो कि भाई कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, तो अपन कहेंगे अगर आप मॉलिक्यूलर मास सेम लिखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एग्जांपल है, ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल तो दो, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। आयन डाइपोल का मतलब है हाइड्रोलाइसिस, वो अपन को पता है, हाइड्रेशन, एक कैटायन होना था, पोलर मॉलिक्यूल होता, डाइपोल डाइपोल का मतलब है कि गैसेस में दैट इज डाइपोलर गैसेस, डाइपोलर गैसेस, है ना। और वंडरल फोर्सेस मतलब वो सभी आ जाएंगे, ये भी वंडरल फोर्सेस है, ये भी वंडरल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वो सब है। नॉन पोलर कंपाउंड में भी वंडरल फोर्सेस होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले चेक करूंगा कि गैस कौन है, बाकी सब तो सारा। अब जो गैस है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा ही होगा, वाटर तो बहुत ज्यादा होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार क्लास में पढ़ाया, वाटर का सबसे ज्यादा, उसके बाद H2S, H2SC, H2TE और H2P, इसका ज्यादा इससे, इसका ज्यादा इससे, इसका ज्यादा इससे, और वो सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। लेकिन अमोनिया में ऐसा नहीं बताया मैंने, अमोनिया में क्या बताया मैंने, दो ऊपर दो नीचे, मतलब बिस्मथ और एंटीमनी हाइड्राइड इधर और उधर ऊपर, तो अपन ने कहा भाई फास्फोरस आपने बताया ऐसे, और आर्सेनिक बताया आपने ऐसे बताया, अमोनिया बीच में रखा आपने, वो याद भी करने के लिए बात है, दो नीचे दो ऊपर ऐसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, जिनमें फाइबर है वो प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, मुश्किल होगा लेकिन अच्छा नहीं है वो, मतलब ऑप्शन अच्छा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन का मतलब है भाई चिकन को पानी में डाल देंगे घुल थोड़ी जाएगा, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, है ना। ऑरेंज को चिकन होना जरूरी नहीं है, ऑरेंज को डाल दें अगर अपन पानी में, वो भी फाइब्रस प्रोटीन है ना, तो ऑरेंज को पानी में डालेंगे तो घुल थोड़ी जाएगा, तो वो तो गलत ही हो गया, क्वेश्चन ही गलत पूछा आपने। एल्ब्यूमिन इज अ एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, अगर फाइब्रस प्रोटीन होता तो एल्ब्यूमिन आपने अभी तो बताया था, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है ना, एल्ब्यूमिन जो होता है वो लायोफिलिक सॉल्ट है, तो इसमें एल्ब्यूमिन इज अ थोड़ा सा पॉलीमेरिक होगा, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन नहीं होगा, बिकॉज दैट इज इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल है लेकिन वो प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन में अमीनो एसिड होना जरूरी है, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। In fibrous protein, the structure is stabilized by hydrogen bond disulfide. प्रोटीन्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड भी है।
अपन को क्या बताना था, करेक्ट बताना था, ठीक है। pH does not affect the primary structure of protein. pH does not affect the primary structure of protein. affect तो करेगा यार, affect तो करेगा क्योंकि denaturation of protein पढ़ा ना, nature of protein changes with the pH, है ना। मेरा स्किन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टर्शरी है, एसिड गिरेगा तो जलेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और उसमें अगर पीएच ऐड करूंगा तो अमाइड लिंकेज है और नहीं होगा। ये एक्चुअली अपन ने पढ़ा ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बस ऐसे होता है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइल्ड अप होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ, ऐसे। तो मुझे लगता है ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं करेगा अफेक्ट, बट टर्शरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बिकॉज वो कल्ड अप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सल्फाइड, डाइसल्फाइड, ये दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। अब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, बस इसमें ये है कि इसमें स्टेबलाइज करने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है, और वंडरवल फोर्स भी होता है, और वंडरवल फोर्स भी होते हैं वो एल्काइल ग्रुप में। भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से, सो आंसर लिखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड अपन ने पढ़ा हुआ है, 4 फैक्टर्स, ये चारों फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वंडरवल फोर्सेस। तो इसमें 2 ही लिखे हुए हैं बस, और ये भी सही है और ये भी सही है। अब अपन ये कह सकते हैं कि भाई देख, पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये सिर्फ टर्शरी और क्वाटरनरी ही अफेक्ट कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें ये दोनों नहीं लिखे हुए हैं तो उसकी वजह से बोल सकते हैं कि इन प्रोटीन द स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ओनली, तो लिखा, नहीं तो ये भी हो सकता है, बट ये तो 100% करेक्ट है। इसमें ये दोनों नहीं लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है, वंडरवल फोर्सेस भी होता है, और 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं रिस्क लेके इसको टिक कर दूंगा कि भाई इसमें तो 100% करेक्ट है, कि इसमें तो अपन को पता है कि भाई टर्शरी इफेक्ट होता है और क्वाटरनरी, है ना, ये इफेक्ट होते हैं, ये थोड़ी इफेक्ट होते हैं प्राइमरी, तो ये तो करेक्ट है ही। इसमें ये दोनों नहीं लिखा है, ये दोनों और लिखा होता तो परफेक्ट हो जाता कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन विल डिपेंड, है ना, तो वो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपन उसे, ठीक है। अच्छा, उसने एक और बात लिखा, लेकिन अपन ऐसे इतना डेप्थ में नहीं पढ़े कि फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ना वो मेनली वंडरवल फोर्सेस से स्टेबलाइज होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो मेनली वंडरवल फोर्सेस से स्टेबलाइज होता है, तो उसको लिखना चाहिए था कि वो तो लिखना ही चाहिए कम से कम, वो लिखा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज पता, जो टर्शरी और क्वाटरनरी होते हैं ये स्टेबलाइज होते हैं डाइसल्फाइड। हमारा स्किन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्टेबल है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसलिए मैं आंसर डी टेक करने वाला हूं, मुझे बोलना पड़ रहा है ज्यादा इसलिए वो टाइम लग रहा है, अदरवाइज अपन को टाइम नहीं लगता। हाइड्रोजन एनसीईआरटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड ही दिया है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है, इसलिए मैं प्रॉब्लम आ रहा है, बस उसको मैं अवॉइड इसलिए कर रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और ये। अच्छा, पता उसमें एक और बात है ना, मैंने उसको क्यों अवॉइड कर ही दिया, उसका रीजन ये था पता, क्योंकि उसने फाइब्रस प्रोटीन लिखा। अब फाइब्रस प्रोटीन में ना मतलब वंडरवल फोर्सेस भी होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और डाइसल्फाइड, चारों लिखे होने चाहिए, 2 ही लिखे इसलिए, तो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा दो को ही बता रहे हैं आप, है ना, इसलिए अपन उसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, है ना, अपन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो भेजे, मतलब मैं एक मिनट रुकना, मैं एनसीईआरटी उठाता हूँ, अगर एनसीईआरटी में लिखा होगा तो मैं फिर उसको अपन एक परफेक्ट कर लेंगे, एक मिनट रुकना, मैं एनसीईआरटी को पढ़ना चाहता हूँ कि क्या लिखा हुआ है।
चलो उसने भेज भी दिया अपन को, एक मिनट है। NCERT में तुम्हारे पढ़ने और मेरे पढ़ने में डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि मतलब पढ़ूंगा। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ना, एक सेकंड रुकना, क्योंकि मतलब है ना फिर अपना मतलब परफेक्ट हो जाएगा ना, अपन को काहे को छोड़ना है। उसने भेजा भी था मुझे, भेजा था, उसने भेजा है, एक मिनट मैंने देख लिया उसमें। हाँ, लिखा है fibrous protein when the polypeptide chain run parallel and held together by the hydrogen bond and disulfide bond then the fiber like structure is formed, ठीक है। such protein is insoluble in water. Some examples are keratin, myosin, are held together by hydrogen bond and disulfide bond. और अपन को क्या बोल रहे हैं वो, in fibrous the structure stabilized by this. और ये क्या कह रहे हैं, polypeptide chain when run parallel are held together by this and this. बात तो सही कह रहे हैं यार। देखना उसी में नेक्स्ट पेज पे देखते लिखा हुआ है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन जो होंगे वो टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। The main forces stabilize the 2 degree and 3 degree protein structure of proteins are hydrogen bond, disulfide bond, van der Waals forces, and the electrostatic attraction of forces. दोनों ही सही है यार, दोनों ही सही है मेरे ख्याल से। क्या करें, इसको कहाँ पढ़ा जाए, इसको कहाँ पढ़ा जाए, इसको कहाँ पढ़ा जाए। दोनों ही सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि लिखा तो इसने कि 2 चेन फाइब्रस प्रोटीन में 2 चेन पैरेलल रन करेंगे तो आपस में 4 फैक्टर्स होते हैं, 2 लिखे हुए हैं तो 2 तो यही तो मेन फैक्टर्स होते हैं। दोनों ही सही है, रिस्क ले लेंगे। प्रोटीन भी बने, हाँ वही तो प्रॉब्लम है, दोनों ही सही हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं तो उसमें दोनों ही, मैं तो छोड़ देता यार उसको, क्योंकि मतलब उसमें ना दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ज्यादा इफेक्ट करता है पीएच से। आंसर क्या गिवन है, हाँ इसका आंसर भी तो है अपने पास।
अच्छा 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या गिवन है? आंसर डी दिया है, आंसर डी दिया है। आंसर डी तो मैंने इसलिए लिखा कि मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में पीएच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर यार मतलब, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को अपन गलत नहीं मान सकते, एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है। अब पीएच से प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट होता है टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, दोनों ही सही है, वो उसमें झगड़ सकते हैं अपन बस। चल आगे बढ़ते हैं, और क्या, दोनों ही सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर क्लियरली मेंशन है तो अपन गलत नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सही है ना, तो दोनों ही सही मानेंगे। मेजर प्रोडक्ट obtained in the reaction when 3-phenyl propene is HBr। हाँ तो भाई ठीक है ना, 3-phenyl propene है, ये CH2 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 डिग्री बना। अब फिर अपन इधर लेके जाएंगे तो बेंजाइलिक बनेगा और उस पर Br ऐड कर लेंगे, तो Br ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, इधर Br आएगा, इधर CH, इधर CH2 CH3 आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। The major product obtained on 3-phenyl propene with HBr in अच्छा peroxide भी बना है, वही मैं सोचूं आंसर ही नहीं आ रहा मेरे को, मैं कुछ जल्दी पर बना दिया, पेरोक्साइड दिया हुआ है। अच्छा हुआ आंसर नहीं था, नहीं तो मेरा एक और क्वेश्चन गलत हो जाता। अच्छा हुआ आंसर नहीं था 1-1, थोड़ा जल्दबाजी करती मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते, है ना, आंसर अगर गिवन हो तो टिक करने वाला था, मेरा आंसर गलत हो जाता। अच्छा हुआ आंसर नहीं था वो, अब अपन को पता है क्या करना है। पेरोक्साइड मतलब यहाँ बी आर आएगा, यहाँ बी आर आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसको नेम करेंगे, फिर इसको नंबर करेंगे, फिर इसको नंबर करेंगे, मतलब अपना आंसर ये आएगा। हाँ, जल्दबाजी तुम भी मत करना, देख मतलब यही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है ना, कि पेपर में सॉल्व करूंगा तुम देखो क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, वो तुम भी मत करना। मतलब अगर 1 लाइन ब्रोमो गिवन होता तो मैं आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता, और लगता कोई बोल ही नहीं सकता कि अपना आंसर गलत है, तो बाद में पता चलेगा कि पेरोक्साइड भी लिखा था, इधर भी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं, तो अपन लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना, कहाँ, ये लो, हाँ एंटी मार्कोनी कैप्सूल से बनाया है ना। अब मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं और एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ ना। तो अपन को गिवन था दिस इज 3 फिनाइल प्रोपीन, तो 3 फिनाइल प्रोपीन इज दिस, ये प्रोपीन हो गया और 3 पे फिनाइल आ गया। अब इसमें एंटी मार्कोनिक एसिड लिखेंगे अपन, तो इस पे H आएगा, इस पे Br आएगा, राइट। तो अब अपन को करना चाहिए 1 2 और 3 लिखना चाहिए, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन गिवन है इसमें, गिवन तो है लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया उसने। अच्छा ठीक है, आईपैक नेम वगैरह पूछ रहा होगा कुछ भैया, है ना, आईपैक नेम भी सही नहीं है, मैं क्या बताऊँ इसको, कुछ भी लिखा डाल रहा है, एक तो आईपैक नेम लिख रहा है, ऊपर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, किसी में भी फॉलो नहीं कर रहा। अरे भगवान क्या करें, बना रहा है क्वेश्चन, क्या करें, इसने तो आईपैक नेम ही गलत लिखे हुए हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो करो। तो अपन को लिखना तो चाहिए 3 फिनाइल, लेकिन 1 फिनाइल लिख रहा है, 3 फिनाइल 1 ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें। तो मतलब आईपैक नेमिंग ही गलत है इसकी, तो रॉन्ग आईपैक नेम। अब अपन सर क्या कर आंसर सकते हैं, डी दिया है। ये वाला, हाँ सर, मतलब वो नीचे आंसर वही दिया है। मतलब यहाँ से नंबरिंग कर दी उसने, नेमिंग ही गलत है।
सर बट ब्रोमीन को 1 आना चाहिए ना। हाँ वही तो, इसलिए तो इतना सोच रहा हूँ, नहीं तो उस क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी नहीं। अभी तक नेमिंग गलत है यार इसमें, अपन क्या करेंगे फिर। 1 ब्रोमा आना चाहिए तो 3 फिर, अब सभी में फिनाइल पहले लिखा हुआ है, तो भी अपन चेक करें तो चलो भाई ठीक है, इसको टिक कर दो कि 3 फिनाइल और 1 ब्रोमा लिखा हुआ है, तो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो कैसे आ जाएगा। सर शायद आंसर गलत दिया हो। नहीं तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया ना, यही तो प्रॉब्लम जा रहा मुझे, कि हाँ अल्फाबेटिकल सर। ऑर्डर। अपन यही लिखेंगे हैं, अपना आंसर ये है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में वो ठीक कर लें यार, ठीक है। तो अपन गलत क्यों पढ़ें कि हाँ हाँ ऐसे कर देंगे, अपन नहीं पढ़ रहे गलत, अपन तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि भैया ये होता है यही होगा, आपको जो करना है कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी, तो ठीक है अपन लिख लेंगे भाई CH3 है, CH2 है, बी आ रहा है। इट रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम टू गिव ईथेन, नो नो, वो तो ब्यूटेन देगा, वुड्स रिएक्शन। It gives nitroethane on heating with solution of AgNO2। भाई AgNO2 में क्या बनेगा, नाइट्रोइथेन। हाँ हो सकता है, क्योंकि AgNO2 में Ag लिखूंगा, O लिखूंगा, N लिखूंगा, डबल बॉन्ड हो, ये भी अटैक कर सकता है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, बन सकता है। उससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो अपन यही चेक करेंगे। It gives ethanol on boiling with potash, alcoholic potash, no no it is ethyl, तो गलत है, ये भी गलत है। It forms diethyl ether on heating with alcoholic KSH, alcoholic KSH के साथ नहीं, alcoholic KOH के साथ diethyl ether, thioether, alcoholic KOH। 17 वाले में क्या देंगे बताओ भाई, इसके साथ ये करेगा तो ये भी तो एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक के मतलब उसका सॉल्वेशन नहीं हुआ, तो डाइथाइल ईथर तो नहीं बनाने वाला, या तो इसको SH बनाऊंगा, या तो मैं इसको SH बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा थायोल, लेकिन डिहाइड्रेशन थोड़ी होता है इसमें, तो गलत ही है यार, यही है अपने पास बस, बी बना जो मैं लिख सकता, सो आंसर इज बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लेना। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जनरली अपन कहते हैं कोवेलेंसी जो है वो 3 तक नाइट्रोजन का बताता है, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से, इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट होगा 3 तक। और अपन कहेंगे अगर और मान लो तो बनाना है तो अपन कहेंगे देख भाई मेरे पास ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो 1 2 3 तो कोवेलेंट बन जाएंगे बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो अपन ये बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, एक कोऑर्डिनेट भी तो बनेगा। अब अपन कहेंगे देखो भाई चाहे ऑक्सीजन हो, अगर इसकी जगह ऑक्सीजन गिवन होता, इसमें अपन ऐसे बना देते हैं ना, रेस्ट्रिक्टेड टू कहा उसने, 4 तो बना ही देते हैं ना, इससे ज्यादा कभी नहीं बना सकता। रेस्ट्रिक्टेड टू का मतलब है मैक्सिमम बॉन्ड बताओ कितने बनेंगे, तो अब अपन ने कहा कि भाई 3 बॉन्ड तो बना ही लेता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है, भाई HNO3 भी तो बनाते हैं भाई, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता है। कोवेलेंसी होता है कि भाई कंपाउंड में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा, जैसे अपन लिखेंगे ClO4, क्लोरीन की कोवेलेंसी अपन बोलते हैं ना 7, वो क्यों, डी ऑर्बिटल है ना उसमें, बनाऊंगा ना 7 बॉन्ड, कोवेलेंसी मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। तो 3 क्या था, 3 तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थे, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाँ जी भाई, वी गेट दैट है। अब अपन लिखेंगे 19 वाला, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है ना, so increase in temperature,
तो endothermic and reversible process, solubility of gases in liquid decreases with increase in temperature because dissolution is an exothermic process कहेंगे अपन and reversible. तो dissolution is endothermic, exothermic and reversible. टेम्परेचर बढ़ाने से अगर solubility कम हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर solubility कम हो रही मतलब पहले exothermic था और reversible तो होता ही है. क्यों? क्योंकि अपन हमेशा solubility को ऐसे ही लिखते हैं, गैसेस होते हैं ऊपर, इधर लिक्विड होता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. प्रेशर बढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा, कम करूंगा तो गैस रिलीज हो जाएगी. और गैसेस है, अगर लिक्विड से वंडरवॉल फोर्स उससे भी अट्रैक्ट होगा तो भी एक्सोथर्मिक होगा. तो हमें तो आंसर देना था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो डिक्रीज क्यों होगा, मतलब पहले एक्सोथर्मिक रहा होगा. तो आंसर इन दोनों में से कोई एक. अब रिवर्सिबल होता है क्योंकि एक्सपेंशन करो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, कंप्रेस करो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. सो रिवर्सिबल हो गया, है ना. अब दिस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 15 तो नाइट्रोजन, ये तो क्लास में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और एनसीईआरटी में है ना. अपन ने साफ साफ जब लिखा ना 15 ग्रुप का प्रॉपर्टीज शुरू किया तो अपन ने वहां पर लिखा हुआ कि नाइट्रोजन डजंट शो इलेक्ट्रॉन, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट अपन लिखेंगे दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड्स. ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड. ये हो गया भाई, ये दोनों डाइसैकेराइड है, ये भी डाई था और ये मोनो था. ग्लाइकोजन है ना. किसने पूछा भी था ग्लाइकोजन कैसे बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज. सब्सटेंस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ तो ठीक है ना, देख लो किसमें गैस होगा. तो हीलियम है, हाइड्रोजन भी है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस पे होता है, उसका वंडरवॉल फोर्सेस सबसे कम होता है ना. हाइड्रोजन लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन एटम कर देना, तो वंडरवॉल फोर्सेस तो बढ़ ही जाएगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 57 केल्विन है, इसका तो 4 केल्विन होता है. ये 92 है और ये आई थिंक जैसे 77 के आसपास है, और ये तो 4 केल्विन है और ये 57 केल्विन है. इसे लिखा होना चाहिए. तो ये सारे पार्ट अपन ने क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं लिखा हुआ. लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल्स, अगर लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा एंड इट विल बी डिसॉल्व इन वाटर, और वाटर में डिसॉल्व भी होंगे. अगर लोअर मॉलिक्यूलर मास मतलब अपन ऐसे करें भाई, CH3OH होगा, C2H5OH होगा. लोअर में इतना ही एज्यूम करेंगे क्योंकि जैसे जैसे चेन बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये हाइड्रोजन ऐसे होता जाएंगे. हाइड्रोजन वैसे है ना टेट्राहेड्रल फॉर्म, तो ये इसमें ब्लॉक होता जाता है, कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, इवन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है. मॉलिक्यूलर मास की वजह से बढ़ेगा बट उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जाएगा. टेंडेंसी टू शो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो डिक्रीज होगा. So lower molecular mass alcohols are miscible in liquid. Miscible in limited amount, limited तो हटाए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छा होगा. Miscible in excess of water, थोड़ा भी होगा वाटर तो चलेगा. Miscible in all proportions of water, करेक्ट है. Immiscible in water गलत है. तो ऑल प्रोपोर्शन सही हो जाएगा. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +7 तक जा सकते हैं. थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि वो मतलब कहां तक जा सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक. अब ब्लड सेल अगर श्रिंक करना है तो अपन क्या करें भाई, अपन ने पानी ऐसे अपन ने पढ़ा ना ऐसे कि सेल्स को रखो तो उनका पानी बाहर आ जाए तो श्रिंक हो जाएगा. तो बाहर सोल्यूशन को क्या कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक होगा तब तक ना, तो बाहर हो जाए हाइपरटोनिक, अंदर हो जाए हाइपरटोनिक. तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिख लो बाहर, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, लिख लो. When placed in water containing more than this much volume, अब भाई अपन को एक बात पता है कि 0.9 NaCl ना आइसोटोनिक होता है सेल्स के साथ. तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि वो
आइसोटोनिक होता है सेल्स के साथ, मैंने बताया है आपको क्लास में कि 0.9 मोलर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद NaCl solution। तो अपन आंसर बता दो क्या करना है। So when placed in water containing more than, obviously बात है water containing, अब ज्यादा होगा तो हो ही जाएगा फिर तो। When placed in less than, हाँ तो ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात ना कॉन्सेंट्रेशन उसने एक जैसे किया है, तो अगर श्रिंक करना है तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। एक के अलावा मैं दूसरा कोई क्वेश्चन बताऊंगा। डिस्टिल वाटर होगा तो सेल के अंदर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो सेलिंग होगी उसकी। तो अब बी सेक्शन की बात करते हैं। बी सेक्शन में क्या है अपने पास? 24 multiple choice questions, overall choice to attempt 20 question in case only 20। ठीक है ना, हम तो 20 ही करने वाले हैं। चलो अभी तो सारे ही कर देते हैं, बाद में अपन कहेंगे भाई ठीक है 20 कर दो। इसको सेक्शन बी में देखते हैं। तो सेक्शन बी में देख लेते हैं। How much ethyl alcohol must be added to 1 liter of water so that it will freeze at 14 -14? हाँ तो ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, बस अपन ने इथाइलिन ग्लाइकॉल से किया हुआ है। सो लिख देंगे भाई डेल्टा TF इज इक्वल टू आई, तो इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए 1 होता है, KF आपने दे रखा है वाटर का, और बाकी अपन को WB अपन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू वॉल्यूम, ये अपन से पूछा है, ये पूछा है हाउ मच इथाइल अल्कोहल, और वो भी मोल्स में पूछा है। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मतलब हमसे सीधा ये पूछा है ना, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी अपन 1 ग्राम पर ml लेंगे, है ना। तो इसको अपन 1 लीटर की जगह 1000, तो ये तो कैंसिल होने वाला है, ये अपन को गिवन है, तो कैंसिल होने वाला, ये अपन को बताना है, ये अपन को गिवन है। 14 डिवाइड बाय 1.86 बताना है। लो भाई आ गया। Which of the following required one step conversion of chlorobenzene into toluene? अच्छा, अपन को क्लोरोबेंजीन into क्लोरोबेंजीन into toluene, हाँ तो ठीक है ना, सोडियम के साथ रिएक्ट करो। इसको अपन वुड्स-फिटिग रिएक्शन बोलते हैं ड्राई ईथर में, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन है, देख इससे Cl हट नहीं सकता, CH3 लग तो सकता है, इसमें वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गया, CH3Cl एंड Fe इन डार्क, तो Fe इन डार्क करोगे तो भी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जैसे हो सकता है, हट नहीं सकता। और NaNO2 और HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ डाइजोनियम सॉल्ट, वो नहीं बनेगा। तो ये तो अपन को पक्का पता था नहीं हो सकता, ये अपन को पक्का पता था नहीं हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, ये तो वुड्स रिएक्शन है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, देख भाई इसका हाइड्रोलिसिस क्या लिखा उसने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये अपन ने क्लास में पढ़ा। XeF6 जो है अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज करोगे तो XeO2F4 बनता है, इसको पानी से रिएक्ट करोगे तो XeOF4 बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ HF। अब एक ऑक्सीजन और ऐड करेंगे तो XeO2F2 बनेगा, और एक और वाटर ऐड करेंगे तो XeO3 बनेगा, विच इज एक्सप्लोसिव सॉलिड। सॉलिड होता है और वो एक्सप्लोड करता है, हाईली रिएक्टिव होता है। 6 HF होता है, क्योंकि दो HF इधर बनेंगे, 2 फ्लोरीन निकाले, 2 इधर बनेंगे, 2 इधर बनेंगे, इसके गलत हो गया, इसमें 2 HF बनेंगे, सो गलत हो गया, इसमें H2 तो बनता ही नहीं है, इसमें 4 बनेंगे, ये प्रोडक्ट दिया है, और 2 इधर 2 इधर, ये अपने। और हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स, मैंने बार बार आपसे कहा कि वही तो इंपॉर्टेंट है उसमें, एक तो NaOH का साथ रिएक्शन, दूसरा उनका हाइड्रोलिसिस। इसमें आपसे कहा था मैंने कि इवन उनके गैसियस, उनके फिजिकल स्टेट भी याद रखना। 28. Which one of the following statement is correct about sucrose?
ठीक है, वी नो दैट व्हाट इज सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये होता है। इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट बट कैन नॉट रिड्यूस सेलिंग सॉल्यूशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो ये करेगा वो ये करेगा, वाइस वर्सा। अंडरगोज म्यूटारोटेशन लाइक दिस, पता करने लिखा, ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स गोस म्यूटारोटेशन, लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, ओनली रिड्यूसिंग शुगर गोस म्यूटारोटेशन, और दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैक्राइड में सुक्रोज ही तो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये तो अपन केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा, आर नॉट ना के का रेट कांस्टेंट का वैल्यू k is equal to 2.303 divided by t into log of r naught minus n r infinity upon rt minus r. It is laboratory in nature, no, it is dextro 66.5 plus, तभी तो इन्वर्ट करता है। So answer is mutation में ये होगा। So only reducing sugar shows mutation, this is a non-reducing sugar, जो ये रिएक्शन देगा वो ये भी देगा 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये दे दे ये ना दे, या ये दे दे ये ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी होता नहीं है, वो तुमको पता है, वो पढ़ रहा। Phenol does not undergo nucleophilic substitution reactions easily due to partial double bond character, ना वो तो पता है भाई, OH को अपन इजीली रिड्यूस नहीं कर पाते, हटा नहीं पाते ना, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो उसमें अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब अपन ऐसे कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, भाई इन दोनों में से अपन कोई एक को चूज करेंगे, तो टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होता है, यही हो गया आपके पास भाई, ये तो पार्शियली फिल्ड है ना, P4 है, ये भी P4 है, ये P3 था और ये भी P3 था, ये 2P3 है, ये 3P3 है, तो इसका साइज छोटा अपन को पता है, वैसे भी अपन कहते हैं नाइट्रोजन इज इनऑर्ड गैस, ठीक है। When metal ion forms a CCP, cubic closed packing, मतलब FCC स्ट्रक्चर की बात करें, ऑक्साइड आयन occupies half of the octahedral void, मतलब O2 होंगे, and half of the tetrahedral void, मतलब O4 होंगे। What formula of oxide we get, ठीक है, तो MO6 हो गया अपने पास। अब देख M से बनाया होगा अपन ने FCC, मतलब M तो 4 लेने पड़ेंगे, ये है मेरे पास, लो हो गया भाई, मेटल M फॉर्म्स FCCP स्ट्रक्चर ना, तो उसके 4 हो जाएंगे, और बाकी ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन खूब करवाया आपने, खूब सारे क्वेश्चन किए, पता, मतलब तुम मुझे, मेरा मतलब ये है, तुम मुझे ये बता देना सर ये वाला पार्ट आपने बताया नहीं है क्लास में, ऐसा कोई पार्ट है, सब कुछ तो बताते हैं आप क्लास में, मैं भी यही ढूंढ रहा हूँ कि यार ऐसा कोई पार्ट मिले अपन को जो अपन ने क्लास में नहीं बताया। 33 वाला, the reaction of toluene with Cl2 in presence of FeCl3, ठीक है, टॉल्यून इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक की बात कर रहा है, Cl2 in FeCl3, अब Fe भी लिखते तब भी वही करता हूँ, तो पैरा पोजीशन पर Cl लिखता हूँ, ऑर्थो पोजीशन पर Cl लिखता हूँ। प्रेजेंस ऑफ लाइट है, सब चेंज कर दिया यार इसमें, while toluene in presence of light, अच्छा लाइट की बात करेगा तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा, OY, तो X वाले में ऑर्थो पैरा कर दो और Y वाले में बेंजाइलिक कर दो, है ना, तो X वाले में ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉल्यून कर लो, और Y वाले में Cl2 in presence of light gives Y, हाँ तो इधर क्लोरोटॉल्यून है क्या इधर, नहीं ये तो पैरा क्लोरोटॉल्यून है, पैरा क्लोरोटॉल्यून, मेटा क्लोरोटॉल्यून,
यही हो गया। अब इसने क्या किया होगा, हाँ तो इसने ना तीनों Cl को हटा दिया, चलेगा, तीनों हाइड्रोजन हटा दिया इसमें, चलेगा। एक भी हटा सकते हो, दो भी हटा सकते हो, तीन भी हटा सकते हो, ट्राई करो, है ना, चले, करेक्ट। ओजोन इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली बात है, पता है ना। ओजोन मतलब O3, एक सेंट्रल एटम हो गया, बाकी दो अदर एटम हो गए, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो सेंटर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब जो बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये अपन को पता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। एक लोन पेयर है इसके पास, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और अपन को एक बात अच्छे से पता है कि इसमें डबल बॉन्ड मैं यहां भी बना सकता हूँ, मतलब देयर इज अ रेजोनेंस। भाई सारे के सारे फॉर्मल चार्ज ओजोन से ही तो बताए थे आपने क्लास में, जब आपने फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था, तो ओजोन का ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, और इसमें आपने क्लियरली बताया था दोनों के डबल बॉन्ड जो है, दोनों के बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे क्योंकि देयर इज अ रेजोनेंस फिनोमेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कैसे लिख लेते हैं, फॉर्मल चार्जेस में, पढ़ लिखा था ना फॉर्मल चार्जेस। ये लो, इसमें तो प्योर कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज इधर भी हो सकता है, इधर भी, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल। लो भाई, एंगुलर तो आ ही गया था, ये दोनों तो वैसे ही छोड़ दिए थे अपन, और एंगुलर अपन बता सकते थे। वाटर रिटेंशन एंड puffiness due to the high salt intake occurs due to water retention and puffiness, मतलब स्पंज में बोल रहा है वो ऐसे, तो पफी हो जाता ना, पफी टाइप वाटर अगर रिटेंशन होगा तो the water retention or the puffiness due to the high salt intake occurs due to, क्या होता है भाई वो, ये किस बात की बात कर रहा है, ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन बोल रहा है, बायोलॉजिकल फॉर्म का क्वेश्चन। तो अपन पता क्या कहेंगे, ये चीज जो जिनका हाई वेपर वो ब्लड जो वो होता है ना, हाई, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनको कहा जाता है कि आप नमक नहीं खाना, वो यही प्रॉब्लम होती है, उनसे कहा जाता है आप नमक नहीं खाना, वरना उनके सेल से पानी बाहर आ जाता है और वो स्वेलिंग होती है जब उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो वो हाई सॉल्ट इनटेक में सेल से पानी बाहर आना मतलब आपने बता दिया हमें कि हमें क्या करना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, occurs due to osmosis, है ना। अगर हाई सॉल्ट इनटेक करोगे तो ऑस्मोसिस की वजह से बाहर आ जाएगा आपका पानी। तो सर ये क्यों नहीं टिक किया आपने, ये भी तो अच्छा था, रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमारे ऊपर प्रेशर लगेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, बहुत हाई प्रेशर पर होता है, ये हाई प्रेशर पे थोड़ी होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से बढ़ना हाई प्रेशर। यस, यू कैन से दैट वाटर retention of water, yes, that is reverse osmosis। अपन ने saline वाटर से पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें ये कंपाउंड है, एसिडिक एनाइड्राइड से रिएक्ट करूंगा तो ये बनता है, और इससे रिएक्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो भी बनता है। क्या है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लग रहे हैं, हाँ तो बताया तो आपने पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव वगैरह से बताया था आपने, और नाइट्रिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो आपने बताया था वो ग्लूकारिक एसिड बनेगा। ग्लूकारिक एसिड बनेगा। अब बस अपन को ये चेक करना है कि भाई स्ट्रक्चर कहाँ मिल जाए, अपन को स्ट्रक्चर मिलेगा तो बता देंगे पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव। ये हटा रहा हूं मैं।
तो इसमें पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव और वो बताना है अपन को, तो पहले अपन इसी में देख लेते हैं। ए में थोड़ी बन, अच्छा इसमें पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव, इसमें अपन को क्या ढूंढना है, बी वाले में नाइट्रिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2H कहाँ पर क्या चाहता क्या है, मेरी समझ में नहीं है। सर शायद से प्रिंटिंग में OH नहीं लिखा है उन लोग ने, पर डी ही आंसर है। अच्छा तो कह रहे हैं कि मतलब ये वाला डी आंसर दिया हुआ है। हाँ सर, रिएक्शन से तो वही आता है, पर वो लोग ने शायद से प्रिंटिंग में वो OH नहीं लिखा, C2OH वाले में ना, CH2OH। हाँ CH2OH नहीं लिखा उन्होंने, राइट, क्योंकि वो तो बताना ही था ना मैं। हाँ बात तो सही कह रहा है, प्रिंटिंग में वो OH देखना, वो कहीं भी नहीं लिखा, तो वही कंफ्यूज हो गया कहाँ हुआ। तो जहां जहां OH होना चाहिए था ना, देखो OCH3 तो लिखा उन्होंने पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव का, लेकिन वो नहीं लिखा। हाँ तो वहाँ OCH2 है, मतलब आंसर फिर अपना यही बताएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख भाई, अपन कुछ बोल नहीं सकते कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक करे या ना करे, अपन को कम से कम क्वेश्चन तो दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उसके लिए अपन को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। अपन किसी की गलतियां नहीं निकालने वाले कि किसने गलती की, भाई हमें क्वेश्चन दे रहा है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। इन अ लेक टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम आयन, there is a formation of colored floating lake, it is due to, हाँ तो फ्लोट करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो ब्लू कलर लिटमस पे, सो एड्सॉर्प्शन होता है लिटमस पे। तो अपन ने क्या किया है, इसमें पढ़ा तो है अपन ने, मतलब उसमें नहीं अपन ने क्वालिटेटिव अभी पढ़ा ही नहीं। लेक टेस्ट में अपन क्या करते हैं, अपन को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस वाइट मिलता है, ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको HCl से रिएक्ट करवा के AlCl3 बनाते हैं, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वापस बनाते हैं, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो नहीं, पहले अपन इसमें थिकनेस वो बनाएंगे, ये एसिडिक बन गया, अब एसिड बनेगा ना, ये एसिड बनाई अपन ने इसलिए, अब जब एसिड बनेगा तो इसमें अपन ऐड करेंगे, ये एसिड है तो ब्लू लिटमस ऐड करेंगे। जब ब्लू लिटमस ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस HCl लिटमस रिएक्ट करके। अब इसको अपन को फ्लोट करवाना होता है, तो अपन इसमें फिर ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो ये ना वापस इसमें ऐसे AlOH होल थ्राइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये एक कॉम्प्लेक्स जैसे बना के Al है ये फ्लोट करता है ऑन द सरफेस। सो एड्सॉर्प्शन ऑफ लिटमस जो ये होता है ना, अपन ने इस पे एसिडिक बना के लिटमस को एड्सॉर्ब करवा दिया इस पे, तो इस पे जो लिटमस एड्सॉर्ब होता है ना, वही तो बनाया वापस इसने, तो इस पे लिटमस जो होता है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, फिर वही लेक टेस्ट होता है, इसी को कहते हैं लेक टेस्ट। सो एड्सॉर्प्शन ऑफ लिटमस पेपर बाय दिस, उसी को कहते हैं लेक टेस्ट। तो अपन कहेंगे सर ये नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने आइंस बना दिया, ये तब बनता जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा नहीं बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ ये एड्सॉर्प्शन होगा आपने उसको एक्सेस ऐड करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा और बाहर निकालोगे तो लेक जैसे बनता है, ये तब बनेगा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे इसमें, तो वैसे ही एक्सेस करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा, लेकिन बताएंगे नहीं अपन की प्रोडक्ट क्या है, हमने तो सिर्फ फ्लोट करवाया उसको, एक्चुअली ब्लू कलर सोल्यूशन बन गया, और ब्लू कलर सोल्यूशन को फ्लोट करने के लिए थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ताकि बचा हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हाइड्रोक्साइड में आ जाए। अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिर वो ऐसे बनता है, ये या फिर ये एक ही बात है ना, पानी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, अमोनियम एल्यूमिनेट कभी नहीं बनेगा।
सोडियम रिंगनेट बनता है. सो आंसर विल बी एडजॉर्प्शन ऑफ दिस. मेरे ख्याल से स्कूल में करवाया होगा तुम्हें लेक टेस्ट, करवाया प्रैक्टिकल्स में? नहीं सर. नहीं करवाया? स्कूल में कुछ कुछ स्कूल में करवाया, कुछ बच्चे बता रहे करवाया. चल ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन. अच्छा, a unit cell of NaCl has 4 formula units. हाँ ठीक है, मोलर मास एंड डेंसिटी पूछ रहा है. हाँ तो ठीक है ना, 58.5 कर देते हैं, NaCl डिवाइड बाय कर लेते हैं. कल अपन ने बात तो की थी कि भाई ग्राम पर सेंटीमीटर चाहिए तो अपन को क्या करना है, सेंटीमीटर में ले लो, नैनोमीटर्स में स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, बस हो गया, कर ले. इसको 5 कर लो तो अपन को इजी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 24 23 ये कैंसिल हो जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा. क्योंकि इसमें आंसर डेसिमल में कुछ भी नहीं है ना, तो आराम से आ जाएगा राउंड ऑफ करके ना. इसमें अपन से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड. ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब Cl2 का बड़ा होगा, ये तो भाई गलत है, क्योंकि Cl2 Br2 फिर F2 बताया आपने, फिर I2 बताया. इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, नहीं बढ़ता है. दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, ये भी गलत हो गया है ना. एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा ना आपने? यस सर. फिर अपन ने पढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +1 होगा तो ये OH माइनस है, NH2 है, ये +1 है, ये +1 और ये +5. एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि रिस्क नहीं ले रहे तो बस. x + 2 - 2 + 1 = 0. सो ये तो कैंसिल हो गए थे, x = -1 आया तो गलत ही हो गया. बॉन्डिंग एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ये तो बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, इंक्रीजिंग ना बॉन्डिंग. चलो ठीक है, तो ये तो हमने इसमें थोड़ा सा रिस्क होने के चांसेस थे, मैंने कैलकुलेट कर लिया, छोड़ दो. दूसरा अपने पास गिवन है, चलो इसको हटाता हूँ. मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आप तो ये देख लो कि भाई अपन को पढ़ाया गया कैसे और कैसे कर सकते. सो व्हाट वुड बी, मेरे ख्याल से व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड द रिएजेंट है ना, रिएजेंट टू ऑब्टेन 2,3-dimethyl pentane 3-ol. पेंटेन है तो अब 2,3-dimethyl, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नंबरिंग करते हैं मैंने, और इसमें 3-ol हो जाएगा. ठीक है भाई, ये बताना है अपन को. तो कौन से रिएजेंट से बनाएंगे, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना. हाँ तो देख ग्रिग्नाट एजेंट की बात कर रहा है, तो प्रोपनल मतलब ये हो जाएगा भाई, प्रोपनल से 3 डिग्री तो ना बन पाएगा, तो गलत है. सर एक्चुअली वो 2 डिग्री है, 2,4-dimethyl है. अच्छा, तब तो हो जाएगा. प्रोपनल पे आइसोप्रोपाइल फिर तो पहले ही वाला हो गया, नहीं प्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल लिखना चाहिए यार उसको. चलो देखते हैं, है ना. 3-methyl butanol, 3-methyl butanol और एक मिनट, 3-methyl butanol, और इसमें अगर अपन अटैक करेंगे तो यार ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो दूर बनेगा वो OH, ये नहीं. 2-methyl propanol है, ठीक है. 2-methyl propanol क्या होता है, 2-ethyl propanol, राइट. 2 क्या बोलना चाहता है, 2-dimethyl मतलब कंपाउंड ही गलत है. 2-dimethyl propanol, प्रोपेनॉल तो ऐसे होगा. अब कह रहा 2-dimethyl, गलती है उसका. 2-methyl propanol, ये 2-methyl propanol है, 1 2 3 ना, 1 2 3 propanol मुझे लग रहा. और ये आइसोप्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल है, अटैक करेगा तो बन जाएगा. डी इज द आंसर. ये गलत है, ये तो कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है. दूसरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी और
बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव, reacts with PCl5 to give 2-hydroxybenzyl alcohol when treated with PCl3 to give। हाँ तो ठीक है ना, इससे रिएक्ट करवा देंगे, क्योंकि मैं PCl5 से तो मैं कुछ और ही बना देता, ये भी हट जाता है PCl3 से ये रिएक्ट नहीं करता, बताया था मैंने लास्ट टाइम क्लास में। तो बेंजाइल क्लोराइड ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल और ऑर्थो क्लोरोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये तो गलती है, 4-हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है, ये क्या है, ये तो गलती है, 2-क्लोरोमिथाइल फिनॉल, और ये क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अरे ये बताओ कि बेंजाइल अल्कोहल जो बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड बोल रहा है, तो क्या करें, आईयूपैक नेमिंग में फिनॉल डाल सकते हैं क्या अपन, आईयूपैक नेमिंग में फिनॉल, आईयूपैक नेमिंग फिनॉल है क्या? डाल सकते हैं सर, लिख सकते हैं, फिनॉल इज आईयूपैक नेम, मैंने क्लास में निकाला, यस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड तो बिल्कुल ही गलत था, आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना ही पड़ेगा, है ना, तो अपन इसमें मिथाइल फिनॉल लिखेंगे, दिस करेक्ट, वो गलत है। अपन चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अपन को ट्रू बताना स्टेटमेंट, चलेगा। Ammonia is the weakest reducing agent and the strongest base among the following। पहले वाला सही आ गया, भाई NH बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेसिक सबसे ज्यादा होगा, पहले वाला सही हो गया। अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, बॉन्ड एनर्जी नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो अपन ने कई बार लिखा हुआ है ना, सो ये वाला पहले वाला सही है, राइट, क्योंकि बाकी सबको उधर उधर करके लिखेगा, वही वाला सही है, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो 43 की बात करते हैं। 43 में अपन कहेंगे, अरे 43 में अपन कहेंगे क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ तो एक तो है ही पहला वाला, दूसरा तो टर्शरी अल्कोहल होगा, थर्ड वाला तो अल्कोहल है ही नहीं, फोर्थ वाला तो 2 डिग्री अल्कोहल, तो बेकार क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही नहीं, बेकार क्वेश्चन। अब अपन लिखेंगे दैट इज alkenes decolorize bromine water in presence of CCl4 due to formation of विशनल डाइब्रोमाइड। भाई ब्रोमीन वाटर यही तो होता है कि ब्रोमीन वाटर ना, तो अपन को ये बनाएगा ये इन CCl4 ना, एलाइल ब्रोमाइड, एक्चुअली इसमें आंसर ही नहीं है, मैं करूँ क्या, इसमें आंसर ही नहीं है, ब्रोमीन वाटर बोल रहा है ना, तो पहले अपन ऐसे बनाएंगे, फिर पोलर इफेक्ट की वजह से OH इधर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो OH और Br बनना चाहिए, तो उसमें तो आंसर ही नहीं है, बना सकते हैं तो D देना पड़ेगा। अबे D तो तब बनता ना जब ये नहीं लिखा होता, Br2H2O लिखोगे तो HOBr का एडिशन करोगे ना। सर अब अपन ये अज्यूम करके बता देंगे कि यार चलो H2O को छोड़ देते हैं, अपन उसको अटैक करवा देते हैं। अच्छा देखो, अपन उसने एक और बात किया, उसने ये ब्रोमीन वाटर लिख दिया, उसको ब्रोमीन ही लिखना था, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी लिख रहा और वाटर भी लिख रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसने लिख दिया, कोई बात नहीं, अपन ये अज्यूम कर लेंगे। वैसे भी अगर वो गिवन नहीं है OH और Br वाला, तो आंसर में इसी को टिक करता, उसके अलावा बाकी तो हो ही नहीं सकता।
गलत ही, उनको तो लिखता भी नहीं मैं, बाकी जो गिवन है। अब देखते हैं 45 वाला। 45 वाला असर्शन रीजनिंग है। किसी ने बोला भी था सर असर्शन रीजनिंग बता देना कैसे लिखना है। चल ठीक है, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, पहला वाला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, अपन इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ओके, पहले देख लेता हूँ भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। क्यों? नाइट्रोजन P3 है ना, और ये P4 है, और ये P5 है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन, हाँ, and greater than that of nitrogen. That's correct, right? So ionization enthalpies of element follow the order. Ionization इसका नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, बट फ्लोरीन का ज्यादा होगा, नेबर्स में चेंज होता है, ऑल्टरनेट थोड़ी चेंज होता है, तो इसका तो ज्यादा ही होगा ना फ्लोरीन से। ये दोनों नेबर थे, तो दूसरा वाला तो गलत ही है, लिखा ही गलत है, तो क्या बोलूंगा। मतलब उससे अपन को कुछ ऐसे होता कि कुछ इससे मैं सोच रहा था कुछ बना देता तो अच्छा बनता, फिर क्वेश्चन भी अच्छा होता, तो लिखा ही गलत है। नेबर्स में चेंज होता है, तुमने पढ़ा होता है, दूसरा वाला तो गलत है। अब इसकी बात करते हैं, जैसे गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, अच्छा वो तो ऐसे, एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Halides are insoluble in water because they have very less polarity. Alkyl halides have halogens attached to the sp3 carbon atom. नहीं भाई, reason for non-solubility in water is their covalent character. Covalent character, not sp3. अगर sp3 होता तो फिर इसको भी वाटर में soluble नहीं होना चाहिए था, क्योंकि sp3 से अटैच है। Hybridization is not there. Reason is their covalent character. ये सही है कि इसका हेलोजन sp3 से अटैच है, और एल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी सही है, बट उसका रीजन ये था कि दे आर कोवेलेंट, सो दे डजंट डिसॉल्व इन वाटर। अगर यहाँ पर दे आर कोवेलेंट वाला पार्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन होता तो मैं आंसर ए टिक करता, मुझे आंसर बी टिक करना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस तो दोनों सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, राइट ना? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। प्लीज आप सेंटेंस पहला पढ़ो, उसका रीजन सोच लो, अब सेंटेंस दूसरा पढ़ना। अगर वही चीज लिखी हुई है तो आप टिक करना, नहीं तो फिर करना कि भाई फिर तो वो चीज नहीं लिखी, मतलब मुझे सोचना पड़ेगा उसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी द रीजन फॉर सॉल्युबिलिटी। चलो दूसरा पढ़ते हैं। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, सही है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम चेंज होगा, दैट्स करेक्ट। मोलारिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चार ही होते हैं, है ना? सो कंसंट्रेशन कैन नॉट बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स रॉन्ग, तो गलत ही। कभी कोई कंसंट्रेशन टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना? I into C is a कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, मोलारिटी डजंट डिपेंड ऑन द पार्टिकल। सो इट्स शुरू करें आगे, दूसरा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं, इसमें लिखा है SO2 is a reducing agent while TeO2 is a oxidizing agent.
while TeO2 is a oxidizing agent. A reducing property of dioxide decreases SO2 to TeO2. SO2. इसका रीजन SO2 is a reducing agent, वो तो ठीक है, अपन ने इसको reductive bleaching में यूज किया, reductive bleaching पढ़ा अपन ने इसका, and TeO2 is a oxidizing agent. मैं रीजन सोच रहा था, रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है वो सोच रहा था मैं. एक्चुअली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ना डी का, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है. सो SiO2 की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की कम होगी, लेकिन बहुत नीचे आने, ये तो रेडियोएक्टिव होता है. तो इसका रीजन होता है कि भाई TeO2 जो है, जैसे अपन कहते हैं ना सर मेटालिक कैरेक्टर की तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, फिर आप नॉन मेटल को क्यों बता रहे हो? क्योंकि इस वाले पार्ट में काफी झगड़े होते हैं जब मतलब ऑफलाइन होता है क्लास. ऑनलाइन में मतलब ज्यादा झगड़े नहीं होते. ऑनलाइन में तुमको लगता है ठीक है यार सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो. ये अपन ने लिखा हुआ है सेंटेंस क्लियरली, आप देखोगे तो मैंने ऑक्साइड में ना जब 16 ग्रुप पढ़ा है ना, तो वहां मैंने ऑक्साइड में लिखा है ये सारा पार्ट, ये बिल्कुल क्लियरली यही लिखा हुआ है. तो मैं सोच रहा था वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की. सो SO2 is a reducing agent while TeO2 is a oxidizing agent. It's correct, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, reducing property of dioxide decreases from this to this. Reducing property यहाँ से कम होता है, हाँ टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है, डिक्रीज तो हो रहा है टॉप टू बॉटम. बिकॉज द इलेक्ट्रॉन गेन इन दैट. अब उसने आके रुक गया है, ये पता, इसने रीजन एक्सप्लेन नहीं किया, कर रहा है. दोनों करेक्ट है लेकिन आगे नहीं बता रहा क्या. डिक्रीजेस बताओ फ्रॉम दिस, ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सल्फर से लेकर TiO2 तक, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है. आगे भी तो बोलो क्यों है, तो लिखा ही नहीं, और रीजन करेक्ट लिख रहा है, सेंटेंस को रोक दिया उसने बीच में. अब ये भी सही है कि डिक्रीजेस फ्रॉम, एक्सप्लेनेशन तो सही है, टॉप टू बॉटम सही रहता है, मतलब उसका रीजन ही लिख रहा है, वो जो लिख रहा है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उसने रोक दिया वहां पर, उसको और लिख देना था ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो अपना और काम हो जाता, 100% ए हो जाता. उसने वहां जाके रोक दिया. आंसर सही है, दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा, क्योंकि मतलब टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है. रीजन अब आप समझ लो कि भाई वो टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ रहा है, उसने लिखा ना बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम दिस, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो लिखा होगा, और एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन उसने वहां जाके रुक गया. अब अपन क्या समझे, तो लिख तो रहा ही था, इसके आगे थोड़ा और लिखता तो अपना काम बन जाता. तो अपन कहेंगे आंसर तो अपन तो सही एक्सप्लेन कर रहा है, राइट. अब अपन इसकी बात करते हैं. ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ऑब्वियसली आपने लिखा ही है कि F इक्वल टू होता है RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम. ऑलरेडी अगर है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, मॉलिक्यूलर मास. अगर ये पर मोल है, मतलब डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन है, तो पर मोल लिखना पड़ेगा.
क्योंकि डेल्टा एच पर मोल होता है तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। दैट्स करेक्ट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। नो नो, अगर हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होगा तो यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? दैट्स रॉन्ग। तो बिल्कुल ही अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा वैसे बना रहा है। सेक्शन सी क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बेस्ट मैच्ड अमाइनो एसिड्स। अच्छा ठीक है, डीएनए आरएनए, शुगर मुझे गिवन है थाइमिन, तो ये तो कैग होता है और ये क्या होता है, मतलब मैं यूरोसिल को आरएनए से कोरिलेट कर दूंगा और थाइमिन को डीएनए से कोरिलेट कर दूंगा। ये न्यूक्लिक एसिड में होता है। है ना, ये न्यूक्लिक एसिड में होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। अब अपने पास क्या बचा, प्रोटीन और ज़िट्राइन। तो ज़िट्राइन तो अल्फा अमीनो एसिड से बनेगा और इंसुलिन इज अ प्राइमरी प्रोटीन। ये लगा मन में। ये वाला कैग तो दोनों में सेम होते हैं ना, आरएनए डीएनए। मैंने बेस को देख के वो लिख लिए थे, ये कैग टी कैग। बताओ भाई, तो अपन को तो पता था ये वाला पार्ट, पढ़ा अपन ने क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। Which of the following analogies is correct? Nitrogen and argon. Analogies को क्या मतलब, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड, ज़ीनॉन नो कंपाउंड, गलत है। XeF2 लीनियर है, हाँ, और ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, ये तो गलत है, ये तो टी शेप होगा। हीलियम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, आर्गन मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस। तो सही, मेट्रोलॉजिकल बैलून में यूज करते हैं ना, तो हीलियम को अपन यूज करते हैं। सो विच इज करेक्ट, तो गलत था। ये भी गलत था क्योंकि ज़ीनॉन के लिए लिख रहा नो कंपाउंड, ये भी गलत था क्योंकि टी शेप होता है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और आर्गन का ये है, तो है क्या एनालॉजी भाई? ये तो बहुत ठीक है कि इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो एनालॉजी थोड़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सही है कि अपन इसको यूज करते हैं मेटलर्जिकल वैल्यूज में और आर्गन को मेटलर्जिकल प्रोसेस में, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के। ये सही बात है ना। एनालॉजीज मतलब जो लिख रहे हैं वो उनमें से कौन सा करेक्ट। अब आर्गन और नाइट्रोजन में कोई एनालॉजी थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने बस। बोलो भाई क्या है, अपन को कोई तो कुछ पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और चीज है इसमें गलत दे रखा है अपन को, सही बात है, नियॉन का दे रखा है, मतलब गलत तो बना ही दिया, गलत ही, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ गलत तो था ही, दे ही रहा है। ठीक है, आंसर तो मैं डी ही टिक करता क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, ये भी बढ़िया है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स, मतलब इन दोनों में से कोई बताना पड़ेगा। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस,
इसकी तो बात ही नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास इन दोनों में से ही था एक, ले भाई 52 का डी बताएंगे या 52 का ए, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर। हाँ एनेंशियोमर्स होते हैं यार, नॉन सुपर इम्पोसिबल, मुझे लगा सुपर इम्पोसिबल बोल रहा है ये, इसलिए मैंने फिर से पढ़ लिया एक बार, ये लिखा तो था कैपिटल में नॉन सुपर इम्पोसिबल। ये हो गया, आपने और बड़ा बना लेता, गड़बड़ हो जाता है ना। दिखना चाहिए ठीक से, एनालॉजी है ना। ये तो केस स्टडी हो गया, केस स्टडी में है कुछ काम का, ये बस ऐसे ही है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टूल, हाँ ठीक है, अभी भी उसी से करता हूँ। ब्रैग्स इक्वेशन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, क्रिस्टलोग्राफी डेवलप्ड वंस ये वो रेडियस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है सारा कुछ, ये मैंने पढ़ रखा है। रेडियस रेशियो, लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर भी दे रखा है, और ऑक्टाहेड्रल भी दे रखा है, स्क्वायर प्लेनर भी दे रखा है, क्यूबिक और क्यूबॉक्टाहेड्रल दे रखा है, ठीक है, क्यूबॉइड मतलब, ठीक है, इससे भी बना दिया। तो ये बस ठीक है। तो अब अपन को क्या बताना है, कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उसमें क्या। अब ये क्लास में बताया था, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो लिख लो ना कैटायन अपॉन एनायन। कैटायन कितना 126 डिवाइडेड बाय 216। अब इसमें जो वैल्यू आएगा, जो जिसके बीच में फिट होगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना, खत्म कर लेंगे, कर लेना अपने। AB solid is square planar. A solid AB has a square planar structure. अच्छा, radius of cation is thus calculate the maximum possible radius of cation, उसमें क्या square planar होगा तो ऐसे, ये छोटा cation हो गया, ये वाला 120 है, ये अपन को पता है कितना होता है। So twice of R positive plus twice of R negative, 0.4 नहीं, 414 तो साइज आएगा, 2R plus 2R कितना होगा, √2 है, √2 है, A is equal to 2R, A is equal to 2R लिख लो। तो अपन को कैटायन गिवन है, एनायन को बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटायन कितना 120 ना, तो 2 into 1 प्लस 2 into R नेगेटिव इज इक्वल टू √2 R, 2 को तो हटा ही दो, ले भाई तो R कितना है, R माइनस। A good fit मतलब आइडियल साइज की बात कर रहा है, is considered to be one where the cation can touch all of its nearest neighbors anions, ठीक है। Most of its nearest neighbor anion है, most क्यों बोल रहा भैया, सारे टच करना चाहिए तभी फिटिंग अच्छा होगा। Nearest neighbors no, none of them, no, easy था। ओके, बाकी तुम सॉल्व कर लोगे अपने, ये वाला कर लेगा और √2 R, बाकी अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है ना, वो कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, अब क्या है भाई, अच्छा इसका आंसर भी गिवन है, हाँ तो अपन तो आंसर लिख सकते हैं, तो और भी अच्छी बात है, फिर कहें फिर तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आंसर भी गिवन है तो एक बार टेस्ट करके ये सारे देख लो, जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आप देख, बस डिस्कस करने से ये रहा कि भाई ठीक है यार, अपन को पता चल गया कि आप मतलब कैसे क्या बता रहे थे, तो एक बार मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको डाउट लगे वो छोड़ देना। आंसर के बाद कुछ और भी है क्वेश्चन, अच्छा पेपर 2 है, मॉडल पेपर 2 है ना, नहीं उसमें और एक पेपर है ना ये वाला। हाँ तो एक काम करो ना, इसको तुम अपने आप सॉल्व कर लो, इसको अब तुम अपने आप सॉल्व कर लेना, कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेना, सबके पास है सेम पेपर, कोई डाउट्स होंगे तो बता देना कि ऐसे डाउट्स, बोलो भाई, चलेगा Yes, sir. है ना।